सभी साथियों को नमस्कार। हम संविधान के भाग 1, भाग 2, 3 और 4 की बात पहले कर चुके हैं, अर्थात राज्य के निर्देशक जो तत्व हैं वहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने भाग 5 स्टार्ट किया था। भाग 5 की मैंने कुछ व्यवहारिक बातें आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी, जैसे कि विधायिका का अर्थ क्या है, कार्यपालिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका का संदर्भ किन किन आर्टिकल्स में दिया हुआ है, वो सारी बातें जो कॉमन चीज़ें हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी भाग 5 में, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो के माध्यम से। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, ठीक है। और कार्यपालिका, आप जानते हो कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक है। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, मैं जस्ट एक आपको रिवाइज कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री, भारत सरकार का महान्यायवादी, इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन करना है, इन सभी चीज़ों को हमें जानना है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज राष्ट्रपति की। कार्यपालिका के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे, आप जानते हैं कार्यपालिका के बारे में, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और राष्ट्रपति का उल्लेख जिन जिन आर्टिकल्स में है उन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए, टॉपिक हम आज राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं और एक विस्तृत टॉपिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये कोई 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, काफ़ी विस्तृत टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता इस टॉपिक को क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, राष्ट्रपति की शपथ का हो, चाहे वो कार्यकाल का, चाहे उसकी शक्तियों का हो। कहने का तात्पर्य संविधान का एक बहुत बड़ा दर्जा है, संवैधानिक प्रमुख के रूप में, भारत का प्रथम नागरिक के रूप में, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में, विभिन्न आप इसको नाम दे सकते हो। तो राष्ट्रपति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक विषय वस्तु है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, इसकी सारी चीज़ों को, इसके विभिन्न आयामों को हमें एक एक पहलू पर हमें बारीकी से नज़र डालनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इतना डीप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा समय भी लग सकता है, आपको धैर्य बना करके रखना होगा इसमें, ठीक है। धैर्य के बिना बात नहीं बनेगी। सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, राष्ट्रपति टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति टॉपिक की। सबसे पहले भारत के संविधान के भाग 5 में, ठीक है, अनुच्छेद 52 में ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। ये मैंने कुछ बातें लिख भी दी हैं ताकि आप ध्यान से समझ पाओ इनको। तो पद का विवरण कहाँ है? अनुच्छेद 52 में हो गया, ठीक है। उसके बाद अगले अनुच्छेद पे आते हैं, ठीक है। मेनली जो है, हम सीरियल वाइज बात करें तो 52 से लेकर के 62 तक जो है राष्ट्रपति का उल्लेख है। ना केवल इन्हीं आर्टिकल्स में, इसके बाद भी बहुत सारे संविधान में ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राष्ट्रपति का जिक्र आएगा। हम सारे आर्टिकल्स को इस टॉपिक के अंतर्गत पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ विषय वस्तु ऐसी आएंगी जैसे कि राष्ट्रपति का महाभियोग लाने की प्रक्रिया, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो पद्धति होती है, इसको एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली कहते हैं। तो ये एक साथ इसको एक वीडियो में अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और उसका फिर कोई अर्थ नहीं बनता, वो और अर्थहीन हो जाएगी वो चीज़। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको एक टॉपिक वाइज, छोटे छोटे टॉपिक वाइज आपको समझाने का मैं प्रयास करते हुए आगे की तरफ हम लोग मूव करें, आगे हम लोग बढ़ें, ठीक है। आर्टिकल 52 समझ में आ गया। आर्टिकल 52 में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है, ठीक है। 53 में, आर्टिकल 53 में कार्यकारी शक्ति दी हुई है। कार्यकारी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कि संघ सरकार की जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे या राष्ट्रपति उनका प्रमुख होगा, ठीक है। चाहे मंत्रिमंडल के से विचार विमर्श करके कोई नियम बनाया जा रहा है, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री इसके रिगार्डिंग कोई बात है, तो जो सब बातों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो इसकी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका अर्थात समझ जाइए आप, इसमें सरकार से संबंधित जो शक्तियां हैं उनके बारे में उल्लेख किया हुआ है।
और मैं वैसे राष्ट्रपति की शक्तियां अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि राष्ट्रपति की वो शक्तियां जिसमें वो सरकार से काम ले रहा है, जिसमें वो सरकार से पूछताछ कर रहा है, या सरकार से संबंधित जो शक्तियां हैं, ठीक है, वो सारी कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, या फिर हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियां उनको हम कह सकते हैं। ये 53 की बात हुई। 52 में पद, 53 के अंदर कार्यकारी शक्तियां, ठीक है। 54 के अंदर क्या है? आर्टिकल 54 में इसके निर्वाचक मंडल का जिक्र किया हुआ है। निर्वाचक मंडल, शब्दों को समझना है, शब्दों का तो खेल है सारा। निर्वाचक मंडल का मतलब आप जानिए। निर्वाचक मंडल अर्थात वो सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, उन लोगों का समूह जो राष्ट्रपति को चुन करके बनाते हैं, वो निर्वाचक मंडल है। एक ऐसा मंडल, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं और वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, वो उसका निर्वाचक मंडल है। आर्टिकल 54 में इसका साफ शब्दों में जिक्र किया हुआ है। अब आपको इसको समझने के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि कौन कौन इसमें भाग लेंगे। इसमें एक तो भाग लेंगे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, और इसमें भी आपको जो ये निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित शब्द पे खास ध्यान देना है, मनोनीत सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखेंगे। अब आप ये कहोगे कि जी संसद के तो 2 सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, मैं शॉर्टकट LS से लिख रहा हूँ, और एक होती है आपकी राज्यसभा। लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर होते हैं 545 और राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर होते हैं 245। लेकिन इन 545 में से भी एक खेल और भी आपको समझना चाहिए कि कुछ सदस्य तो होते हैं मनोनीत, और बाकी अधिकतर सदस्य कैसे होते हैं? निर्वाचित, जो चुन करके आते हैं। और कुछ सदस्य कैसे होते हैं? मनोनीत। मनोनीत अर्थात जिनको राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। चुनना शब्द भी यहाँ ठीक नहीं होगा, मनोनीत करता है, ठीक है। उनका कोई चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति जो है डायरेक्टली उनको उठा करके संसद भवन के अंदर बिठा देता है, उसके पास ये पावर है राष्ट्रपति के पास में। तो 545 मेंबर्स में से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं बच्चों, वो होते हैं 543, और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि मनोनीत होते हैं। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ यहाँ। लोकसभा की जो मनोनीत मेंबर होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। इनका जो जिक्र है वो आर्टिकल 331 में किया हुआ है। मैंने कहा है कि केवल निर्वाचित सदस्य की ही बात करेंगे, मनोनीत सदस्य की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। बात क्लियर हो गई आपको? अगली बात देख लीजिए आप, अगली क्या है। ऐसी ही मैं राज्यसभा की जब मैं बात करूं तो राज्यसभा के टोटल मेंबर 245 बताए मैंने। इसमें भी क्या होंगे? एक तो होते हैं निर्वाचित सदस्य और एक होते हैं मनोनीत सदस्य। निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो होते हैं बच्चों 233, और जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत सदस्य होंगे आपके 12, जो कि कला, विज्ञान, समाज सेवा, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्र हैं उनसे चुन करके आएंगे। और चुन करके नहीं आएंगे, एक्चुअल में राष्ट्रपति उनको मनोनीत करेंगे राज्यसभा के अंदर। तो आप बताइए मुझे, लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? 543, यहाँ लिख देते हैं। तो लोकसभा में कितने सदस्य हुए? 543, ये 543 हो गए, ठीक है। अब मैंने बताया कि राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? राज्यसभा के अंदर सदस्य निर्वाचित हो गए 223, टोटल आप करोगे ये हो जाएंगे 776। इसका मतलब 776 सदस्य तो हो गए आपके संसद के, 776 सदस्य संसद के, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और सारे के सारे सदस्य कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। ये तो बात उसकी हो गई, किसकी? संसद की, ठीक है। संसद के सदस्य कहने का मतलब निर्वाचक मंडल में एक तो क्या हो गया भाई? संसद के सदस्य, और जितने भी राज्य की विधानसभाएं हैं, राज्य की जो विधानसभा है, मैंने इसको वी से लिखा है, वी विधान से सभा, मैं शॉर्टकट लिखा है। राज्य की विधानसभा, राज्यों मतलब जितने भी राज्य हैं, देश में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ भी निर्वाचित शब्द पे ध्यान देना है आपको, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसके अलावा जो यूटीज हैं, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, जहां विधानसभाएं हैं, ऐसी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। एक तो आपकी है दिल्ली और एक है पुडुचेरी। इनके भी निर्वाचित सदस्य, अर्थात देश में जहां जहां भी विधानसभाएं हैं, चाहे वो राज्य हों चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हों, सारी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। मैंने संसद में भी मना किया है,
ठीक है, कि मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे हिस्सा किसमें, राष्ट्रपति चुनाव में। तो राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये टोटल कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में लगभग हैं 4033। 28 राज्य हो गए बच्चों और 2 यूनियन टेरिटरीज होगी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूँ। पहले क्या था, ये पहले के समय पे क्या था कि केवल राज्यों की जो विधानसभा के जो सदस्य थे केवल वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे। जो यूनियन टेरिटरीज के जो सदस्य होते थे वो विधानसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, केवल राज्यों के सदस्य लेते थे। लेकिन क्या हुआ, 70वां संविधान संशोधन किया गया और जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन कौन सी, दिल्ली और पुडुचेरी, तो ये कब किया गया, जो 70वां संविधान संशोधन जो हुआ, 70वें संशोधन से इनको भी क्या किया गया, इनको भी दर्जा दिया गया कि आपके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये 1992 की बात है। 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य थे विधानसभा के, उनमें भी उनको भी ये छूट दे दी गई कि आप भी जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें भाग ले सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। इसमें क्या याद करने वाली बात है, आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल किसका, राष्ट्रपति का। कौन कौन से होंगे, नंबर 1 संसद के निर्वाचित सदस्य, टोटल होंगे 776, बताया मैंने कैसे कैसे हैं। और जितने भी राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात एमएलए। और यूनियन टेरिटरीज सारी नहीं, यूनियन टेरिटरीज केवल वो जिनके अंदर विधानसभाएं गठित की गई हैं। और ऐसी 2 ही तो हैं जहां चुनाव होते हैं, एक तो कौन सी है, दिल्ली, और एक क्या है, पुडुचेरी। दोनों के अंदर चुनाव होते हैं, दोनों के अंदर सारी प्रोसेसिंग्स हैं, ठीक है। तो दिल्ली पुडुचेरी को भी 70वें संविधान संशोधन से 1992 में हमने अधिकार दे दिया कि आपके मेंबर्स जो हैं, आपकी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमएलए हैं, वो भी इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये निर्वाचक मंडल है, मतलब कि कौन कौन लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, दिल्ली और पुडुचेरी, उनके भी निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेंगे। आर्टिकल 55 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आर्टिकल 55 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 55 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ ये 55 लिखा हुआ है, यहाँ ये, ठीक है, समझ जाना आप। आर्टिकल 55 में ये लिखा हुआ है। 54 में हमने देखा कि निर्वाचक मंडल की कौन कौन लोग उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ कि निर्वाचन पद्धति क्या होगी। क्या जिस तरीके से हमारे यहाँ जो वोट होते हैं, सरपंची के इलेक्शन होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, कि हम लोग वोट डालने जाते हैं, जिसको सर्वाधिक वोट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वही जीत जाता है, ऐसा ही तो सिस्टम होता है। भाई सरपंची में क्या होता है, मान के चलो आपके गांव के अंदर 1000 वोट हैं टोटल, ठीक है, और उसमें 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब मान के चलो ए को मिले 300 वोट, ठीक है, बी को मिले 450 वोट, ठीक है, और 250 वोट मिले किसको, सी को। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा वोट किसने लिए, सबसे ज़्यादा वोट लिए बी ने, तो बी सरपंच बन जाएगा, बी ये चुनाव जीत जाएगा। इतनी सी बात थी, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव तो ये डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग डायरेक्टली वोट डालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, उसमें हम लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे कि आपने अपने एरिया में किसको चुना, एमपी को लोकसभा के अंदर और एमएलए को विधानसभा के अंदर, तो आपने जिनको चुना है वो लोग राष्ट्रपति को चुनने के लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको। तो आर्टिकल 55 में निर्वाचन पद्धति लिखी हुई है कि कौन से सिस्टम से चुनाव होगा। उसके लिए एक मेथड है, एकल संक्रमणीय या फिर हस्तांतरणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ये क्या है, इसको मैं स्पेशली एक क्लास आपकी अलग से लूँगा, उसमें मैं इस पद्धति को, इस पैटर्न को समझाऊंगा। अभी आपको यहाँ ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 56 की मैं बात करूं बच्चों, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में लिखा हुआ है। जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा राष्ट्रपति कार्यकाल, 5 वर्ष का। आर्टिकल 56 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा। दूसरी बात, तो कुछ बातें आपको कार्यकाल से संबंधित और जान लेनी चाहिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपकी नॉलेज गेन करने के पर्पज से। कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन किसी कारण से राष्ट्रपति को हटा दिया गया, ठीक है, राष्ट्रपति को
हटाया क्यों गया, राष्ट्रपति को क्या हम हटा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। महाभियोग प्रक्रिया एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा अगर किसी राष्ट्रपति ने अपने पद पर रहते हुए संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है, तो उसके विरुद्ध हम उसको हटाने के खिलाफ एक प्रक्रिया अपना सकते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं महाअभियोग। ठीक है, ये महाभियोग क्या है, महाभियोग क्या प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग क्या है, कैसे है, क्यों लाया जाएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले आप जानिए थोड़ा ये कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसी कारण से या तो राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले मृत्यु हो जाती है, या किसी मजबूरी में उसको इस्तीफा देना पड़ जाता है, या स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ जाता है, या राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके हटा दिया जाता है, तो क्या होगा, तो उस केस में 6 माह के अंदर अंदर दोबारा चुनाव करने पड़ेंगे। और लिमिट देखिए आप, टाइमिंग लिमिट कितनी दी हुई है, 6 माह के अंदर अंदर। यहीं पर आप एक बात और जान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति कहीं विदेश में चला जाए घूमने के पर्पज से या किसी कार्य से, तो राष्ट्रपति के पद को हम खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, राष्ट्रपति के पद को हम खाली नहीं छोड़ सकते। उस दशा में किसी स्वास्थ्य कारणों से तबीयत खराब हो जाए राष्ट्रपति की, तो उस दशा में हम क्या करेंगे, उस दशा में हम लोग क्या करेंगे, संविधान में ये लिखा हुआ है, संविधान में बाकायदा ये बात उल्लेखित है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उस दशा में आर्टिकल 65 के अनुसार, आर्टिकल 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेगा, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और जो राष्ट्रपति को सुख सुविधाएं मिलती हैं, उसकी सैलरी, वेतन, भत्ते, उपलब्धियां, वो सारी सुख सुविधाएं उपराष्ट्रपति को मिलेगी, क्योंकि वो काम तो राष्ट्रपति वाला कर रहा है। ठीक है, अब आप ये कहते हो कि सर ऐसा हो सकता है कि किन्हीं कारणों से, किसी वजह से हो सकता है उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो, तो उस केस में हम CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, हो सकता है CJI भी अपने पद पर ना हो, CJI का पद भी खाली पड़ा हो, तो क्या करेंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा, उसको राष्ट्रपति अर्थात एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पद पर आसीन किया जाएगा, राष्ट्रपति के पद पर बैठाया जाएगा। राष्ट्रपति की जो पोस्ट है, जो पद है, वो सीट है, उसको हम कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, जैसे ही 5 वर्ष पूरे होते हैं, 5 वर्ष पूरे जैसे ही होते हैं, तो अगले राष्ट्रपति का हम चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक वो अपने पद पर नहीं बैठ जाता, तब तक पहले वाला राष्ट्रपति ही उसकी जगह पे काम करता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अर्थात उसकी सीट को हम 1 मिनट के लिए भी वैकेंट नहीं रख सकते, हम उसको खाली नहीं रख सकते। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये आर्टिकल 56 की बात हुई। थोड़ा महाभियोग के बारे में बता देता हूँ। महाभियोग क्या है, अगर संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का उल्लंघन किया है राष्ट्रपति ने, तो हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा भी सकते हैं। ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है। और मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 61। आर्टिकल 56 और 61 दोनों में ही क्या बात लिखी हुई है, दोनों के अंदर ही महाभियोग की बात लिखी हुई है। आर्टिकल 56 में भी यही बात है और आर्टिकल 61 में भी यही बात, लेकिन अंतर है। आर्टिकल 56 में तो ये लिखा हुआ है कि महाभियोग क्यों लगाया जाए, क्या कारण है कि हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाएं, जबकि बच्चों आर्टिकल 61 में ये है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होगी लगाने की। अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या प्रोसीजर होगा, किस प्रक्रिया के तहत हम महाभियोग लगा सकते हैं। बात क्लियर हो रही है आपको, महाभियोग किस प्रकार से लग सकता है, ये जिक्र किया हुआ है। तो महाभियोग को आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाभियोग क्यों लाया जाए। आर्टिकल 56, पहले मैं आपको महाभियोग ही समझा रहा हूँ। पहले महाभियोग क्यों लाया जाए, क्या कारण है कि हम राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लेके आ रहे हैं। उसका सिंपल सा कारण कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान के दायरे के बाहर जाकर के कोई कार्य कर रहा है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जाएगा। ये तो हुई बात आर्टिकल 56 की। हालांकि आर्टिकल 56 में कार्यकाल की भी बात की हुई, जो कि 5 वर्ष का होता है। दूसरी बात देखिए कि महाभियोग
जो लगा रहे हैं आर्टिकल 56 के अनुसार, वो क्यों ला रहे हैं वो बात मैंने बता दी। अब आर्टिकल 61 में भी महाभियोग का जिक्र है, तो अब हम आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी। आर्टिकल 61 हम पढ़ते हैं महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, कि महाभियोग किस प्रकार से लाया जाएगा। सबसे पहले कुछ बातें आप जान लीजिए। नंबर 1 बात, जब भी किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग हम लाएंगे तो सबसे पहले तो उसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा, महाभियोग का प्रस्ताव हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, उसके बारे में सूचना देनी पड़ेगी। आप कहोगे जी सूचना कौन देगा? जिस भी सदन के अंदर हम प्रस्ताव ला रहे हैं, लोकसभा के अंदर ला रहे हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के अंदर ला रहे हैं तो राज्यसभा का सभापति। सपोज करो हमने लोकसभा में लेके आए तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या देगा, सूचना देगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इत्तला करेगा कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया लाने वाले हैं। 14 दिन पहले सूचना दे दी। उसके बाद में मान के चलो हम लोकसभा में ला रहे हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं लोकसभा में, आप चाहो तो राज्यसभा में भी प्रस्ताव ये लाया जा सकता है। लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सदन में जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग के बारे में जो प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा में नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि हमने पहले जो ये प्रस्ताव है महाभियोग लाने का वो हम लेकर के आए लोकसभा में, तो लोकसभा में ये जरूरी है प्रस्ताव लाने की कि भाई 1/4 सदस्य इसके लिए क्या हो, सहमत हो। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन, सबसे पहले जिस भी सदन में प्रस्ताव लेके आ रहे हैं उसके अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। दूसरी बात, लोकसभा में अगर लेके आ रहे हैं या राज्यसभा, जिस भी सदन में लेके आ रहे हैं उसके 1/4 सदस्य उससे सहमत होने चाहिए। ठीक है, सहमत होने चाहिए कि हाँ हम राष्ट्रपति को हटाना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, उसके बाद अब देखिए लोकसभा में, मान के चलो लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो 1/4 सदस्य कितने हो जाएंगे, लगभग 135 पॉइंट कुछ आएगा, 136 सदस्य, यानी कि लगभग 136 सदस्य इसके लिए रेडी होने चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगली बात देखिए, लोकसभा में लेके आए, सहमति मिल चुकी है। सहमत होने के बाद में क्या करेंगे, सहमत होने के बाद में लोकसभा के सदस्य इसको 2/3 बहुमत से पास करेंगे। उस लोकसभा में हम लेके आए प्रस्ताव को, कौन से प्रस्ताव को, महाभियोग लगाने वाले प्रस्ताव को। तो लोकसभा के 2/3 सदस्य, लोकसभा के 2/3 सदस्य कौन से, कुल सदस्य, ठीक है, कुल सदस्य संख्या की बात हो रही है। 2/3 सदस्यों ने अगर वो प्रस्ताव कर दिया पारित, तो अब वो हो चुका है लोकसभा से पारित। अब वो प्रस्ताव जाएगा कहाँ पर, अब वो प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा भी क्या करेगी, उसके भी 2/3 सदस्य उसको क्या करेंगे, पारित करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो लोकसभा से 2/3 बहुमत से पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से वो पारित हो गया, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और एक बात, क्या राष्ट्रपति, जब ये चर्चा चलेगी संसद में, क्या राष्ट्रपति उस दौरान इस चर्चा में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, वो अपना पक्ष रख सकता है राष्ट्रपति। लेकिन इसमें राष्ट्रपति जो है वो पद पर आसीन नहीं रहेगा, वो राष्ट्रपति की पोस्ट पर बैठकर नहीं होगा, वो खाली संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, मतदान भी नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, जो 2/3 सदस्य से बता रहे हैं, क्योंकि वो संसद का सदस्य है ही नहीं वो। ठीक है, अब देखिए एक और मच्छी और बताता हूँ, हम महाभियोग को एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं, अर्ध न्यायिक। ठीक है, क्यों बोलते हैं, इसका कारण जानिए। इसलिए बोलते हैं, मान के चलो किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है, और लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है 2/3 बहुमत से। अब वो गया राज्यसभा में, और राज्यसभा को ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, राष्ट्रपति ठीक है अपनी जगह पे, राष्ट्रपति को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, या राष्ट्रपति को हमें इसकी जांच करनी चाहिए इस महाभियोग की, तो राज्यसभा चाहे तो एक जांच कमेटी बैठा सकती है उसकी न्यायिक जांच करने के लिए कि ये महाभियोग क्यों लाया जा रहा है, क्या क्या बात है। तो ये एक अर्ध न्यायिक संस्था हुई। बात समझ में आ गई?
ये बात हुई किसकी, महाभियोग की प्रक्रिया की, आर्टिकल 56 में, और आर्टिकल 61 में इनका जिक्र है। आर्टिकल 56 ये कहता है कि महाभियोग किस किस कारणों से लाया जाएगा। आर्टिकल 61 ये कहता है कि महाभियोग लाने की प्रक्रिया क्या होगी। प्रक्रिया सिंपल सी बात है, क्या किसी भी सदन में ला सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जिस भी सदन में लेके आ रहे हैं उसके 1/4 सदस्य अर्थात 1/4 जो मेंबर्स हैं उसके, चाहे लोकसभा में लाया जा रहा है लोकसभा के, राज्यसभा में लाया जा रहा है राज्यसभा के, वो सहमत होने चाहिए इस महाभियोग प्रस्ताव को लाने के लिए। फिर क्या होगा, फिर इस पे प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव पर बहुमत साबित करना होगा लोकसभा को। 2/3 बहुमत से पास हुआ, 2/3 सदस्य ऐसे हैं लोकसभा में कि वो चाहते हैं ये महाभियोग लगे, तो वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा से भी अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये थी महाअभियोग की प्रक्रिया, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट आर्टिकल 56 एंड आर्टिकल 61 दोनों के अंदर इसका जिक्र किया हुआ है। आर्टिकल 56 तक बात क्लियर हो गई होगी आप। आर्टिकल 57 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, अर्थात राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। जैसे कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू ये चाहती हैं कि मैं अगली बार दोबारा से राष्ट्रपति बन जाऊं। समझना बात को ध्यान से, तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकती हैं। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एक ही बार बनेगा, कितनी भी बार बन सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब की बार है, अगली बार क्या उससे अगली बार भी बन सकती हैं, लगातार 3 बार भी बन सकती हैं, 4 बार, कितनी भी बार बन सकती हैं। तो ये 57 के अंदर लिखा हुआ है। 57 के अंदर क्या समझोगे आप, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, इसमें कुछ खास नहीं है 57 में, ठीक है। आर्टिकल 58 की बात करते हैं। 58 में क्या कहता है, देखो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये बात लिखी हुई है। योग्यताएं क्या होनी चाहिए, छोटी छोटी सी बात। नंबर 1 बात, ठीक है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वो 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका हो, अर्थात उसकी कम से कम 35 साल आयु हो। आप कहोगे कि जी मिनिमम 35 हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 70 साल के क्या 80 साल के हो तो भी आप राष्ट्रपति बन सकते हो। मैक्सिमम कोई एज लिमिट इसमें निर्धारित नहीं की गई, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो योग्यताएं में क्या क्या होंगी, पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी बात, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। लाभ का पद क्या है ये कौन डिसाइड करेगा, ये संसद तय करेगा। आप जानते हो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, और किसी भी मंत्री परिषद का कोई सदस्य है, कोई मंत्री, किसी भी विभाग का कोई भी मंत्री, ये जो 4-5 जो मैंने बताए हैं ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जब संविधान सभा का जब बहसबाजी संविधान सभा में चल रही थी तो आर्टिकल 58 की जब बात आई तो उसमें कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि भी अगर आप मंत्री हो तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, अगर आप राज्यपाल हो तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा कि अगर राजनीति के जो व्यक्ति हैं, राजनीतिज्ञ हैं, अगर हम बार बार उनका इस्तीफा लेंगे, फिर उनको इस्तीफा लेकर के उनकी जो है वहाँ की सदस्यता समाप्त करनी पड़ेगी, दोबारा चुनाव होगा, तो ये काफ़ी एक बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, इससे खर्चा भी बढ़ेगा सरकार के ऊपर। तो हम ऐसे पदों को हम अलग रखते हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कोई भी मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, ये लाभ के पद पर नहीं आते हैं। जैसे अभी देखो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी पिछले साल 2022 में, वो इससे पहले झारखंड की राज्यपाल थी। तो अगर वो चाहती तो राज्यपाल के बने रहने के बावजूद भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती थी, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद में उनको त्यागपत्र देना पड़ता, लेकिन चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती उन्हें। क्यों, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो लाभ के पद के दायरे में नहीं आता। तीन बताई मैंने, 3 क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए अभी तक जो बताई हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये 4 योग्यताएं हैं, नंबर 1 भारत का नागरिक हो,
नंबर 2 बात, 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका हो। नंबर तीसरी बात, लाभ के पद पर ना हो। और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, ध्यान करो, मैं ये नहीं कह रहा कि लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य अगर वो होगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, योग्यता रखता हो। जो योग्यताएं लोकसभा सदस्य बनने के लिए होती हैं वो सारी योग्यताएं ये भी रखता हो। ये बात समझ आई। ये आर्टिकल 58 में बातें लिखी हुई हैं। बच्चों आर्टिकल 59 की बात कर लेते हैं। अब हम 58 तक पढ़ चुके हैं, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए वो चीज़ जान चुके हैं। 59 में कि राष्ट्रपति के लिए सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए। एक बात, वह संसद का सदस्य ना हो। अगर वो संसद का सदस्य है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का, जिस भी वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, एक बात ये शर्त है, ये कंडीशंस हैं। ठीक है, दूसरी बात, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और उसको क्या क्या सुख सुविधाएं वगैरह मिलती हैं। मैं थोड़ा वेतन के बारे में बताता हूँ आपको कि भाई उसका वेतन वगैरह क्या होगा। देखिए वेतन की मैं कहानी बताता हूँ आपको। जब देश आज़ाद हुआ था तो प्रथम जब राष्ट्रपति 1951 में बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, आप जानते हो। तो 1951 के समय राष्ट्रपति को जो तनख्वाह मिलती थी वो मिलती थी 10,000 रुपये। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ऐसा कि 10,000 रुपये में तो क्या ही होता होगा। उस समय 10,000 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। ठीक है, समय और बीता, 1985 में इसको बढ़ाया गया। 1985 में इसको बढ़ा के कर दिया 15,000 रुपये, 5,000 रुपये बढ़ा दी। राष्ट्रपति की सैलरी को 5,000 और बढ़ा दिया। उसके बाद में 1989 में फिर बढ़ाया, इसको कर दिया 20,000 रुपये। ठीक है, बात समझ आ रही है। फिर 1998 के अंदर फिर बढ़ाया इसको और इसको कर दिया 50,000 रुपये। फिर इसको 2008 में बढ़ा के कर दिया 1.5 लाख अर्थात 1.5 लाख रुपए। अब क्या होता है, साल 2016 का आता है और साल 2016 में 7th पे कमीशन अर्थात 7वां वेतन आयोग जो है उसकी सिफारिशें लागू होती हैं। 7th पे जो आयोग था, 7th पे जो कमीशन था उसकी सिफारिशें लागू होती हैं। और इस सिफारिश के बाद में, इस 7th पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता रहा हूं मैं। अब क्या होता है, जैसी सिफारिशें, तो जो भारत सरकार का कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव जो कि मंत्रिमंडल के जो विभिन्न विभाग हैं, जो विभिन्न मंत्री हैं, उनसे चर्चा करता है कि भाई हमें क्या योजना लागू करनी, सारा जो है उसका संपर्क डायरेक्टली मंत्रालयों से होता है। कैबिनेट सचिव एक सीनियर आईएएस अफसर होता है। तो 7th पे की कमीशन लागू होने के बाद में क्या हुआ, इस कैबिनेट सचिव की जो सैलरी थी वो हो गई 2.5 लाख रुपए। अब भारत सरकार को महसूस हुआ कि यार राष्ट्रपति को तो आप तनख्वाह दे रहे हो 1.5 लाख रुपए, जो कि संवैधानिक प्रमुख है, सबसे ऊंचा पद है, सबसे सर्वोच्च गरिमा वाला पद है, और उधर एक नौकरशाह अर्थात कैबिनेट सचिव को आप 2.5 लाख दे रहे हो। तो राष्ट्रपति से सैलरी के मामले में तो कैबिनेट सचिव ही बड़ा हो गया, सैलरी तो उसकी ज़्यादा है। और हमारे भारत में तो क्या है, सैलरी से या पैसे से बंदे की औकात नाप देते हैं लोग। ऐसे ही होता है ना, ज़्यादा पैसा है तो उसको ज़्यादा इज्जत देंगे, और है भी युग पैसे का, वर्तमान युग। तो कैबिनेट सचिव की सैलरी 2.5 लाख और राष्ट्रपति को केवल 1.5 लाख। भारत सरकार को ये बात महसूस हुई और भारत सरकार ने अगले ही वर्ष अर्थात 2017 में वो सैलरी बढ़ा करके कर दी 5 लाख। तो अब राष्ट्रपति का वेतन कितना है, ये 5 लाख है। बात समझ आई वेतन के बारे में। इसके अलावा और बताता हूँ क्या सुख सुविधाएं मिलती हैं। राष्ट्रपति को आवास मिलता है फ्री में। ठीक है, राष्ट्रपति को बकायदा, अगर राष्ट्रपति रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद में 1.5 लाख रुपए उसको पेंशन मिलती है। उसके पास में मर्सिडीज बेंज S600, ठीक है, वो कार मिलती है, बड़ी महंगी कार है मर्सिडीज, और वो कार ऐसी है कि उसके ऊपर गोलीबारी बमबारी इनका कोई खतरा नहीं होता। राष्ट्रपति उसमें सेफ रहेगा, क्योंकि भाई संविधान का सर्वोच्च पद है। हम बेहतरीन से बेहतरीन सुख सुविधाएं या उसको प्रोटेक्शन देने चाह रहे हैं, सुरक्षा कारण। ऐसा ना हो कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर अटैक हो जाए, तो ये भारत के लिए बड़ी शर्म की बात है, इसलिए हम पूर्णतः सुरक्षा देना चाह रहे हैं।
2 लैंडलाइन फ़ोन मिलते हैं, 1 मोबाइल फ़ोन मिलता है, ठीक है। ये रिटायरमेंट के बाद की बता रहा हूँ। तो ये सारी सेवा शर्तें हो गई राष्ट्रपति के बारे में, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। वो कहीं भी घूम फिर सकता है, किराया उसका फ्री रहेगा, ठीक है। उसके मिलने के लिए जो मेहमान आएंगे उनकी भी मेहमान नवाजी जो है फ्री में होगी। ये सारी चीज़ें जो है सेवा शर्तों में आ गई, हमने जो बताया आपको आर्टिकल 59 के अंतर्गत। आर्टिकल 60 की बात करता हूँ बच्चों में। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। वैसे देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये काफ़ी बड़े पद हैं अपने आप में, संवैधानिक पद हैं। तो इनका उल्लेख तो जहाँ जहाँ इनके बारे में इनसे संबंधित आर्टिकल में है, जैसे कि अभी हम आर्टिकल 52 से लेकर के 60, 61, 62 तक हम जिक्र कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो आर्टिकल 60 में शपथ का उल्लेख कर दिया, राष्ट्रपति की शपथ का। किसकी शपथ लेगा वो? संविधान की रक्षा करने की, भारत के लोगों को कल्याण करने की शपथ वो लेगा, ठीक है। बाकी जो बचे हुए हैं उनका सभी का शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर आपको चकराने के लिए क्वेश्चन ये ना दे दे कि भाई संविधान की संविधान में भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहाँ है। तो आपने रट्टे लगा रखे हैं पहले कि भाई शपथ का मतलब अनुसूची 3। ध्यान रखेंगे, वहां अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, यहाँ आर्टिकल 60 के अंदर उसका जिक्र है, अनुसूची 3 में जिक्र नहीं है। बात क्लियर हुई? 60 तक पहुंचे। आर्टिकल 61 की बात बताऊं, महाभियोग की प्रक्रिया। अभी पढ़ाया था मैंने आपको कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, महाभियोग लाने की, आर्टिकल 61 में ये बात लिखी हुई। शपथ कौन दिलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर CJI ना हो सकता है CJI अगर ना हो तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जो जज हैं, जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे, ठीक है, वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। शपथ का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 60 में। शपथ कौन दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जो जज होगा, जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा, वो शपथ दिलाएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? 61 तक पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 62 की बात मैं करता हूं, यहां सुन लेना। आर्टिकल 62 में, आर्टिकल 62 में ये बात लिखी हुई है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त क्यों होगा भाई? स्वास्थ्य कारणों से, राष्ट्रपति बीमार हो जाए, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति की कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो चुनाव का समय क्या होगा, कितने उसमें चुनाव कराएंगे, ये मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए मैंने इसको लिख नहीं रहा हूं। आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो नया राष्ट्रपति 6 माह के अंदर अंदर हम चुनेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। इतने कौन संभालेगा? या तो हम 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराएंगे, इतने उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभालेंगे। आप कहोगे उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन संभालेगा राष्ट्रपति का पद? तो CJI संभालेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप कहोगे CJI भी ना हो तो कौन संभालेगा? तो फिर वही बात, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा, वो राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। उसको सारी वो सुख सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक राष्ट्रपति को मिलती हैं, ठीक है। 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। एक बात और बताता हूं, मान के चलो कि एक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 2.5 से 3 साल तक उसने अपने पद पर वो बना रहा, 2.5 से 3 साल बाद उसको त्यागपत्र देना पड़ा। हो सकता है उसके ऊपर महाभियोग लगाया हो, या फिर हो सकता है वो उसने किसी स्वास्थ्य कारण से या किसी अन्य कारण से उसने इस्तीफा दिया। तो कहने का मतलब 3 साल बाद उसने अपना पद छोड़ दिया, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो संविधान का 62 आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। तो जो नया राष्ट्रपति जो बनेगा वो क्या 6 महीने के लिए बनेगा केवल? ये केवल जो बचा हुआ समय है भाई, 5 साल में से 3 साल बच गए, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति का वो चुनाव जो होगा उस शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति बनाया जाएगा, या कंप्लीट 5 साल?
ध्यान रखेंगे, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वो अगले 5 वर्षों तक शासन करेगा, ना कि शेष अवधि के लिए। ठीक है। और बात, आज तक के इतिहास में भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया से हमने नहीं हटाया है। ठीक है। और बात बताऊं आपको तथ्य, आर्टिकल 57 में क्या लिखा था? ये लिखा था कि एक राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे। ठीक है, 2 बार रहे हैं वो राष्ट्रपति।